अस्सलाम वालेकुम। एक खबर मेरे सामने आई है और ये खबर ऐसी है कि जब से ये खबर मेरे सामने आई है मैं कुछ कन्फ्यूज़्ड हूँ, कुछ परेशान हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो जो कुछ खबरें होती हैं ना कि जिस पे आप कहते हैं कि इस पे यकीन किया जाए, ना यकीन किया जाए, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है? लेकिन ज़ाहिर है ये खबर है और ये मामला तो हुआ है, लेकिन ये मामला है क्या? और वो कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आपको लग रहा होता है कि यार इसमें ना कोई 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 बात जम नहीं रही है, कुछ ऑफ है, कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों से मशवरा किया, ये खबर उनके साथ शेयर की और उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि देखो हो सकता है ये कोई बहुत बड़ा स्कैम हो रहा हो, और अगर स्कैम हो रहा है तो इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान के साथ ये स्कैम हो रहा है। कुछ दोस्तों ने कहा कि भई ये हो सकता है ये गलती हो, लेकिन अगर गलती है तो इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती है। अब या ये स्कैम है या गलती है या ये कोई सोचा-समझा प्लान है, आई डोंट नो, लेकिन जब आप खबर सुनते हैं तो आप एकदम एक लम्हे के लिए रुक जाते हैं कि यार ये क्या हुआ है और ये क्या होने जा रहा है। यू ट्राई टू फिगर आउट कि ये किस तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, मतलब गड़बड़ है, कुछ ना कुछ मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और बेसिकली 7 अप्रैल 2025 7 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के तमाम अखबारों में एक खबर शाया हुई और एक शख्स का नाम शाया हुआ, और इस शख्स का नाम है ज़ाओ जैंगपेंग। ये जो शख्स है, ये बाइनेंस जो एक क्रिप्टो ट्रेड का एक यूँ कह लीजिए एक ऐप है, एक इदारा है, उसका ये फाउंडर था। और इस शख्स को, ज़ाओ जैंगपेंग को पाकिस्तान की जो क्रिप्टो काउंसिल, हमारी अभी हुकूमत ने कुछ अर्सा पहले ऐलान किया था, उस क्रिप्टो काउंसिल का स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र बनाया गया है। अब ये जो शख्स है, इसके ये बारे में जब आप गूगल करते हैं ज़ाओ जैंगपेंग के बारे में, तो कुछ बड़ी अजीब-सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप जिनके बारे में सोचते हैं कि यार अगर ऐसा है तो फिर हमने क्यों इस शख्स को अपनी क्रिप्टो काउंसिल का स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र बनाया। अब ये जो है ये चाइनीज़ शख्स है, चाइनीज़ बॉर्न शख्स है, कैनेडियन बिज़नेसमैन है, कनाडा की इसके पास सिटीज़नशिप है, रहता है ये यूएई में, और इसे हमने बनाया है पाकिस्तान की क्रिप्टो एक्सचेंज का स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र। अच्छा, ये को-फाउंडर बाइनेंस का है, और बाइनेंस का ये फॉर्मर सीईओ है, और सीईओ ये था, और इसको सीईओ के अपना जो ओहदा था वो छोड़ना पड़ा था। अब ये क्यों छोड़ना पड़ा था, इसके पीछे एक कहानी है। 27 मार्च 2023 को, अच्छा, बाइनेंस जो है वो अमेरिका में काम कर रहा था। तो 27 मार्च 2023 को अमेरिका का जो कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन है, जिसको सीएफटीसी कहते हैं, तो ये जो कमीशन है, इसने एक लॉसूट जो है वो फाइल किया बाइनेंस पर और ज़ाओ पर, और उनका जो क्लेम था, जो उनका इल्ज़ाम था, वो ये था कि बाइनेंस ने और ज़ाओ ने जो अमेरिका के कवानीन हैं उसकी खिलाफ वर्जी की है, और जो डेरिवेटिव्स की जो मार्केट है उसके जो रूल्स हैं उनको वायलेट किया है। ये पहला मुकदमा इसके ऊपर बनता है यहाँ पर। अच्छा, और ये जो एजेंसी है, जो कमीशन है, सीएफटीसी, उसने ये भी कहा कि इन्होंने, बाइनेंस ने और ज़ाओ ने बहुत सारे कवानीन यूएस मार्केट के तोड़े, और उनकी मदद से मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अब ये एक मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो हम सब जानते हैं कि ये कितना बड़ा क्राइम है इस वक़्त दुनिया में, और इस मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से टेरर फाइनेंसिंग भी होती है। पाकिस्तान जो है वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भी शामिल था, और ये बहुत बड़ा एक इश्यू था पाकिस्तान के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमारे हुक्मरानों को पता है। तो अब इस शख्स के ऊपर लगता है, आसान अल्फाज में, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम। अब मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगता है जी अमेरिका में, ठीक है जी। अब ये सारा केस जब चलता है, जून 2023 में हम पहुँचते हैं, ठीक है जी। मार्च में ये लॉसूट फाइल हुआ है। जून 2023 में जो यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, एसईसी अमेरिका का, वो भी सू करता है ज़ाओ को और बाइनेंस को, यानी इस शख्स को भी और इसको इदारे को भी, क्योंकि इदारा जो है वो एक अलग एंटिटी काउंट करता है। तो इस शख्स को भी सू किया जाता है और इस इदारे को भी सू किया जाता है, और 13 इल्ज़ामात इन पर लगाए जाते हैं, और ये इल्ज़ामात, बेसिकली जो इल्ज़ामात थे, ये थे यूएस सिक्योरिटीज़ के रूल्स को वायलेट करने के। तो ये मुकदमे इसके ऊपर बनते हैं। अब होना तो ये चाहिए कि भई एक शख्स जो है जिसके ऊपर इल्ज़ामात लगे वो कोर्ट जाए और कोर्ट में जाकर बताए कि भई ये मामला ऐसा है और ऐसा नहीं है, और जो भी क्लैरिफ़िकेशन है वो दे दे वहाँ पर। लेकिन नवंबर 2023 में क्या होता है? नवंबर 2023 में ज़ाओ जो है वो कहता है जी मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ बाइनेंस से, और सीईओ का ओहदा छोड़ रहा हूँ, और अमेरिका की जो हुकूमत है और जो अमेरिका के जो इदारे हैं जिन्होंने मुझ पर ये मुकदमे किए हैं, मैं
$50 मिलियन उनको देता हूँ प्ली बार्गेन में। वो जो होता है ना प्ली बार्गेन, हमारे यहाँ पे भी होता है कि जी कोई शख्स क्राइम करता है और वो क्राइम होता है मिसाल के तौर पर 1 अरब रुपए का, और फिर वो कहता है कि जी मैं 10 करोड़ रुपए देके छूट जाऊँगा। वो जो प्ली बार्गेन वाला मामला होता है, तो ये शख्स जो है वो गिल्टी अपने आप को साबित करता है कि हाँ जी ठीक है, ये जुर्म हुआ है और मैं इस जुर्म में आपको जो है वो प्ली बार्गेन के तौर पर देता हूँ जी $50 मिलियन फाइन देता हूँ, जुर्माना देता हूँ। और उसके अलावा इस बंदे ने एज़ एन इंडिविजुअल ज़ाओ ने दिए $50 मिलियन, और जो इसका इदारा था बायनेंस, उसने ये एग्री किया कि जी हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, गड़बड़ें हुई हैं और हम देंगे अमेरिका को $4.3 बिलियन, $4.3 बिलियन ये अमेरिका को बायनेंस की तरफ से दिए गए, और सीईओ का ओहदा छोड़ दिया ज़ाओ ने, और जो सीईओ का ओहदा है वो फिर चला गया रिचर्ड टेंग के पास। अच्छा, अब ये जो सारी खबरें हैं ये मैं आपको वैसे नहीं दे रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये वॉल स्ट्रीट जर्नल में भी रिपोर्ट हुआ है, मुख्तलिफ जगहों पे ये चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं। तो ये रिपोर्टेड खबरें, आप इस शख्स का जब नाम जाकर सर्च करते हैं तो ये खबरें सामने आती हैं, और ज़ाहिर है ये भी सामने आता है कि ये शख्स कह रहा है कि नहीं जी मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हमने नहीं की थी या कुछ नहीं किया था, और ये सारी बातें तो हुई, लेकिन फिर भी हम ये भी देखते हैं कि इस शख्स ने प्ली बार्गेन भी की और $50 मिलियन खुद दिया, और इसके इदारे ने 4.3 बिलियन $4.3 अरब दिए। अब ये जो है इस शख्स ने, ज़ाओ ने, ये भी एग्री किया, और विकिपीडिया में भी अगर आप जाकर थोड़ी-सी भी सर्च करेंगे ना तो ये आपको चीज़ें मिल जाएँगी, और इस शख्स ने ये भी एग्री किया कि हाँ जी, हम अनलाइसेंस्ड मनी ट्रांसमिटिंग बिज़नेस कर रहे थे, हमारे पास लाइसेंस नहीं था इस चीज़ का, हम मनी ट्रांसफर्स करते थे और वायलेट किए हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज़, जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट है उसको भी हमने वायलेट किया। तो इस शख्स ने एग्री किया कि ये जराइम हुए हैं, और उसी बुनियाद पर ज़ाहिर है प्ली बार्गेन किया। अच्छा, 2024 में, ये तो मामला 2023 का हो गया। अप्रैल 2024 के हवाले से जो खबर सामने आती है वो ये होती है कि इस शख्स को 4 महीने की जेल भी सज़ा भी सुनाई जाती है, जब ये गिल्टी करार दिया जाता है। तो 4 महीने की जेल की सज़ा भी इसको सुनाई गई है। अच्छा, अब ये तो था इसका यूएस का बैकग्राउंड। अब पाकिस्तान की हुकूमत ने इस शख्स को अपना स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र बनाया है। तो वैसे तो ये ज़ाहिर है बहुत बड़ी दौलतमंद शख्सियत है और दुनिया के अमीर तरीन लोगों में इसका शुमार होता है, ये बात ठीक है। बाइनेंस इसका इदारा था, बनाया इसने, और बड़ा पढ़ा लिखा ज़ाहिर है काबिल शख्स है जब भी उसने ये चीज़ बनाई। लेकिन जब किसी के माज़ी के साथ इस तरह की चीज़ें अटैच हो जाती हैं, तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने ये चीज़ सर्च नहीं की थी? अगर की थी तो इग्नोर की, और क्यों इग्नोर की ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और हो सकता है पाकिस्तान की हुकूमत ने बड़ी नेक-नियति से ये काम किया हो, क्योंकि ज़ाहिर है क्रिप्टो जो है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है और हमें भी उस रास्ते पर जाना है जल्द या बदेर। लेकिन हमने हमने इस चीज़ को क्यों इग्नोर किया, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अब बाइनेंस जो है वो पाकिस्तान में भी इल्लीगली चल रहा था। तो होना तो ये चाहिए था कि बाइनेंस के ऊपर पाकिस्तान भी जुर्माना लगाता, 500-700 मिलियन डॉलर हमें मिलते इस जुर्माने की वजह से, लेकिन ये जुर्माना नहीं लगाया गया। बल्कि हुआ ये कि जी एक ऐसा ऐप या एक ऐसा इदारा जो पाकिस्तान में इल्लीगली काम कर रहा था, उसका जो को-फाउंडर और उसका जो साबिक सरबराह था, उसको हमने लाके पाकिस्तान की जो क्रिप्टो काउंसिल है, उसका स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र बना दिया। तो ये हमने जो काम किया, ये बड़ा अजीब-सा, मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लगा। अच्छा, और 2021 की अगर हम बात करें, 2021 में तुर्की में भी जो बाइनेंस के जो लोकल ऑपरेशंस थे उनके ऊपर जुर्माना हुआ था, कोई तकरीबन 7 साढ़े 7 लाख डॉलर का जुर्माना हुआ था। ये खबर भी आपको मिल जाएगी, रॉयटर्स पर ये खबर है। तो ये भी मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, रॉयटर्स जैसा इदारा जो है उसके ऊपर आप जाके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी ये खबर, स्क्रीनशॉट भी मैं लगा देता हूँ। तो वहाँ पर तुर्की में भी जुर्माना हुआ था, और तुर्की में जो क्रिप्टो है वो तो खैर लीगल है। तो अब ये जो मामला हुआ है पाकिस्तान की क्रिप्टो काउंसिल के साथ, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, और इसी वजह से मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड हूँ कि इस शख्स को लाने का जो सेहरा है वो किसके सर है, किसके रेफ़रेंस से ये आया है, और अगर ये आया है तो इसके आने का किसको फ़ायदा हो रहा है, और ये किस शख्स की रिकमेंडेशन है। ये शख्स कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने आप को क्लीन कर रहा हो कि देखो मैं तो पाकिस्तान के लिए इतने अच्छे काम कर रहा हूँ, वहाँ की स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र हूँ, मैं वहाँ की गवर्नमेंट का क्रिप्टो के मामलात पे, तो देखो मैं तो वैसे ही बड़ा क्लीन आदमी हूँ। मुझे नहीं पता, लेकिन ये
इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इस चीज़ के ऊपर थोड़ा-सा हमें ज़रा सोचना चाहिए कि ये क्या हुआ है और हो सकता है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बड़ी नेक नियति से ये मामला किया और कुछ चीज़ें ऐसी हों जो मुझे नहीं पता हो। लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल ये लगता है कि कुछ न कुछ मामला इस पर गड़बड़ है। अगर आपको लगता है कि आप इस बारे में जानकारी रखते हैं, तो बताइए कमेंट्स में कि ये क्या मामला है और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और आपको हम मुख्तलिफ व्लॉग्स में मुख्तलिफ चीज़ें बताते भी रहेंगे, आपके सामने मुख्तलिफ खबरें भी लेकर आते रहेंगे। ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के नतीजे में आपको मुख्तलिफ तरह का कंटेंट जो है वो मिलता रहेगा।